क्या आपने नोटिस किया कि कोविड के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ पॉलिसीज के प्रीमियम भी आसमान छू रहे हैं। हर साल जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाने जाएंगे तो आपको 10 से 30% तक का इंक्रीमेंट दिख सकता है और कुछ प्लान्स के प्राइसेस तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। और जो कुछ सस्ते अफोर्डेबल प्लान्स थे उन्हें ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर रही हैं। अब इतनी स्पीड से हमारी इनकम तो नहीं बढ़ी, लेकिन ये बढ़ते हुए हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं ये हमारी जेब पर काफी भारी पड़ सकते हैं। आईआरडीए की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जो कि 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट है, इसमें यह बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में एज प्रीमियम अपने पॉलिसी होल्डर से 1,07,680 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए और इस प्रीमियम के बदले इन पॉलिसीज में 83,493 करोड़ रुपीस के क्लेम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर बात करें नंबर ऑफ क्लेम्स की तो टोटल 2.7 करोड़ क्लेम्स इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दर्ज किए गए, यानी जो एवरेज क्लेम साइज निकल कर आता है वो है 31,086 रुपीज पर क्लेम। यानी हर क्लेम जो फाइल किया गया अगर एवरेज निकालें तो 31,086 रुपए हर क्लेम के बदले पे किए गए। अब मैं आपको ये डेटा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस डेटा से ही हम ये पता लगाएंगे कि इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम यानी कि प्राइस डिसाइड करते टाइम सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हर साल महंगे क्यों हो रहे हैं? क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर हां तो कैसे? और सबसे जरूरी बात, इन बढ़ते हुए प्राइसेस को रोकना क्यों जरूरी है? अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारे पास इन सवालों के जवाब होने चाहिए। आज के इस वीडियो के जरिए हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है? इंश्योरेंस काम करता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पर, यानी बेयरिंग द लॉस ऑफ फ्यू बाय मेनी। इसका मतलब है कुछ लोगों को होने वाला नुकसान एक बहुत बड़े ग्रुप द्वारा बियर किया जाता है। इस पूरे ग्रुप को सेम तरह का रिस्क है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो नुकसान होगा ये किन लोगों को हो सकता है। जितना बड़ा ये ग्रुप होगा उतना ही कम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हर इंसान को देना होगा प्रीमियम या प्राइस के तौर पर। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं और आप बहुत ध्यान से एग्जांपल समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आगे हम इस एग्जांपल को अलग अलग कंसेप्ट्स को समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक गांव के अंदर 100 साइकिल्स हैं और हर साइकिल की कीमत है 200 रुपए। हर साल इन टोटल 100 साइकिल्स में से 5 साइकिल्स चोरी हो जाती हैं, तो टोटल नुकसान कितना हुआ? 1,000 रुपए का नुकसान किन्हीं भी 5 लोगों को हो सकता है पूरे साल के अंदर। लेकिन खास बात एक है, हम ये नहीं जानते कि ये 5 लोग कौन है जिनकी साइकिल चोरी होगी। तो ये जो 100 लोगों का ग्रुप है ये इकट्ठा होकर बात करते हैं और कहते हैं कि ये 5 साइकिल चोरी होनी ही है, तो क्यों ना हम कुछ पैसा इकट्ठा पहले से ही कर लेते हैं। जो भी 5 साइकिलें चोरी होंगी ये पैसा उन्हें क्लेम के तौर पर हम उन्हें दे देंगे। तो हर इंसान 10-10 रुपए इकट्ठा करता है। इस तरीके से 1,000 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं और जिन भी 5 लोगों की साइकिलें चोरी होंगी ये 1,000 रुपए का नुकसान हुआ, ये 1,000 रुपए उन्हें दे दिए जाएंगे। इस तरीके से हर इंसान की सेफ्टी हो गई, हर इंसान की साइकिल का कवरेज उन्हें मिल गया और इसके लिए ज्यादा पैसे भी उन्हें नहीं देने पड़े। अगर मान लो ये ग्रुप 100 की बजाय 10 लोगों का होता तो उन्हें कितना प्रीमियम देना होता? ये प्रीमियम काफी बढ़ जाता क्योंकि ग्रुप छोटा हो गया। और मान लीजिए ये 100 लोगों की बजाय 1 लाख लोगों का ग्रुप होता तो ये प्रीमियम और भी कम हो जाता, क्योंकि ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना ही ये प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर काम करेगा लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है फाइनेंशियल लॉस का, यानी जहां पैसे का नुकसान होता है। लेकिन हम अपने आम जीवन में, सोशल लाइफ में कभी से इंश्योरेंस का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, बस उसे ये नाम नहीं दिया गया। जैसे मान लो किसी सोसाइटी में, किसी परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, गांव में, देहात में आज भी ऐसा होता है, शहरों में भी ऐसा होता है। किसी के परिवार में कोई डेथ हो जाती है तो बाकी जो रिश्तेदार लोग हैं, जो उनका भाईचारा है, बाकी जो नेबर्स हैं और उनके जो जानकार हैं वो सभी उस परिवार से मिलने आते हैं, बात करते हैं, ताकि इस इमोशनल लॉस से वो जल्दी बाहर निकल पाएं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसी सेम सिचुएशन से हम भी कभी ना कभी गुजरेंगे, हमारे भी परिवार से कोई इंसान जा सकता है और उस समय हमारे इमोशनल लॉस की भरपाई करने के लिए ये सभी लोग भी अवेलेबल होंगे। तो ये भी एक तरह की इमोशनल इंश्योरेंस की ही प्रैक्टिस है जो कभी से चलती हुई आ रही है। अब एक और एग्जांपल ले लो हमारे आम जीवन में इंश्योरेंस का। आजकल तो मिडिल क्लास में भी शादियों पर बहुत खर्चा हो रहा है, लाखों रुपए उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ साल पहले, 30, 40, 50 साल पहले ऐसा नहीं था। गांव में, देहात में आज भी कई जगह चलन है कन्यादान का।
जिस भी परिवार में बेटी की शादी होती है तो बाकी गांव के लोग कुछ फाइनेंशियली मदद करते हैं और बाकायदा पहले तो इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता था कि किस परिवार ने कितने रुपए कंट्रीब्यूशन के तौर पर दिए, और फिर समय आने पर वो कन्यादान वापस लौटाया जाता था जब उस परिवार में शादी होती थी। तो ये भी एक तरह की इंश्योरेंस प्रैक्टिस है जो हम सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसे इंश्योरेंस का नाम नहीं दिया गया। लेकिन रिस्क पूलिंग का कंसेप्ट सेम है, जिसमें बहुत सारे लोग जिनको कॉमन रिस्क है वो इकट्ठा होते हैं और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देते हैं जिनको भी इस सिचुएशन में जरूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐसे ही काम करता है। जिन लोगों को बीमार होने का रिस्क है, जिनको लगता है कि हमें इस रिस्क को कवर करना चाहिए, वो लोग इकट्ठा होते हैं, उनसे प्रीमियम लिया जाता है और जो कुछ लोग बीमार होते हैं उन्हें इसमें से क्लेम दे दिया जाता है और ये कोई नहीं जानता कि बीमार कौन और कब होगा। अब दूसरा सवाल यह आता है कि प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का या इंश्योरेंस पॉलिसी का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ये साइकिल वाले एग्जांपल में आपने देखा होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे जिसका ये कॉमन रिस्क है उतना ये प्रीमियम कम हो जाएगा, या फिर जितने कम क्लेम्स आएंगे यानी जितनी कम साइकिल्स चोरी होंगी उतना ही उनका प्रीमियम भी रीजनेबल रहेगा। यानी पहला रीजन है कितना नुकसान हो सकता है जिसके बदले हमें प्रीमियम इकट्ठा करना है, और दूसरा ये कितने लोगों से इकट्ठा करना है। ये दो फैक्टर्स मेनली डिसाइड करेंगे कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कितना होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो इस खर्चे को कम किया जाए, रिस्क को कम किया जाए, या फिर जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें बहुत बड़े स्केल पर बढ़ाया जाए। अब यहां पर ये जो साइकिल वाला एग्जांपल था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, और यहां पर जो खर्चा आया किसी भी नुकसान के दौरान उसे सभी पॉलिसी होल्डर्स में, सभी रिस्क ग्रुप में बराबर डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जब बात हो पूरे देश के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के रिस्क कवर करने के लिए, तो कंपनीज में और भी एक्सपेंसेस आते हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्टिंग में ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं। कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं भाई? पहला खर्चा तो हो गया जो कंपनीज को क्लेम पे करना है। इसके अलावा कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट है, एम्प्लॉइज काम करते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा टैक्सेस हो सकते हैं जो हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट मोटिव से इस बिजनेस में है तो उनके प्रॉफिट्स भी इसमें क्लब कर दिए जाते हैं। इन सबको ऐड करके फिर एक प्रीमियम हमसे चार्ज किया जाता है एज ए पॉलिसी होल्डर। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है क्लेम अमाउंट का, यानी जितना क्लेम हम अपनी पॉलिसी में लेते हैं ये काफी बड़े लेवल पर अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को इंपैक्ट कर सकता है, उस पर असर डाल सकता है। एवरेज क्लेम साइज हमने बताया था 31,000 रुपए का, यानी 31,000 रुपीज का, क्योंकि पर पॉलिसी ना तो इतने टैक्सेस हैं, ना ही इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, और ना ही इंश्योरेंस कंपनी की इतनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो अगर हम अपने क्लेम्स का जो साइज है, जो अमाउंट है, इस पर अगर कुछ कंट्रोल कर लें तो काफी हद तक प्रीमियम्स को कम किया जा सकता है। साइकिल वाले एग्जांपल पर एक बार दोबारा चलते हैं। अगर मान लो किसी साल उस गांव के अंदर जो 5 साइकिल चोरी होती थी उनमें से एक भी साइकिल चोरी नहीं हुई, तो क्या अगले साल भी हर इंसान वो 10-10 रुपए का ही प्रीमियम पे करेगा या वो कुछ कम पैसे पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो 1000 रुपीज हैं, जो एस्टिमेटेड लॉस था वो पिछले साल के बचे हुए हैं, वो सेम पैसा इस साल भी काम आ सकता है, और हर गांव वाले से, हर साइकिल ओनर से 10 की बजाय 7, 8 या 5 रुपए लिए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब आप ये कहोगे कि जब क्लेम्स ही नहीं लेने तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का क्या फायदा? क्लेम्स आपको बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का हमारा मकसद ही ये है कि इस तरह का कोई भी रिस्क या कोई भी सडन एक्सपेंस आता है तो वो हमारी पॉलिसी में कवर किया जाए। लेकिन इलाज के दौरान हम उस क्लेम के क्वांटम को, उसके अमाउंट को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम कम करने का सबसे सिंपल लेकिन मुश्किल तरीका है अपना माइंडसेट चेंज करना एज ए पॉलिसी होल्डर। जो क्लेम्स का पैसा ये इंश्योरेंस कंपनीज हमें दे रही है ये उनका पैसा नहीं है, ये हमारा ही पैसा है, हमसे ही लिया गया है और क्लेम के तौर पर हमें ही दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी इस इंश्योरेंस की ट्रांजैक्शन को एक रेगुलेटेड मॉडल देने के लिए एग्जिस्ट करती हैं, यानी ये सारी चीजें एक कंट्रोल्ड वे में हो, रेगुलेटेड वे में हो, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, और इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी उनका मोटिव है। किसी भी डायग्नोज मेडिकल कंडीशन पर तुरंत इलाज लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर किसी भी इलाज के दौरान हम अपना माइंडसेट लग्जरी से नेसेसिटी पर शिफ्ट कर देते हैं तो चीजें काफी बड़े स्केल पर बदल सकती हैं। कई बार चैनल पर यह सवाल आता है कि सर क्या मैं अपने इलाज के दौरान स्वीट रूम ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो, आपकी पॉलिसी में है, कंपनी मना नहीं करेगी। लेकिन जब इलाज के बाद आपका जो बिल बनेगा, इनवॉइस होगा, अगर उसमें 40% चार्जेस इस वजह से ज्यादा आए हैं कि आपने एक हायर कैटेगरी का रूम लिया है, तो ये उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफी पेनफुल है जिन्होंने पिछले 7 साल से कोई भी क्लेम
नहीं लिया है। इन बढ़े हुए एक्सपेंसेस को हम एक रीजनेबल कैटेगरी का रूम लेकर बचा सकते थे और एज ए पॉलिसी होल्डर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि मैंने बताया ये इंश्योरेंस कंपनी का पैसा नहीं है, ये हमारा ही पैसा है। तो यहां पर मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूंगा एज ए पॉलिसी होल्डर। जब भी आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसे अपना ही पैसा माने और इसी हिसाब से इस्तेमाल करें। आप चाहें तो हॉस्पिटल से इलाज के लिए बार्गेन भी कर सकते हैं। ज्यादातर कैशलेस हॉस्पिटल्स में तो पैकेजेस फिक्स होते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते कि पॉलिसी है तो पैसा कंपनी को देना है, तो हम बात ही नहीं करते। हॉस्पिटल जितने चाहे चार्जेस लगा दे, हम पूछते ही नहीं है कि ये पैसा किस चीज का लगाया गया है। कई खर्चों को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार लिखा जाता है, जिससे कॉस्ट काफी बढ़ जाती है, लेकिन हमें लगता है ये पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी को देना है। ऐसा नहीं है। ये आज नहीं तो कल हर रिन्यूअल पर आपकी जेब से भी पैसा जाने वाला है। तो कोशिश करें, किसी भी तरह की ओवर चार्जिंग हॉस्पिटल करता है या हम कहीं भी कोई पैसे बचा सकते हैं इलाज में, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही ट्रीटमेंट क्यों ना ले रहे हो, तो उन्हें हमें बचाना चाहिए। दूसरी मेरी एडवाइस ये है कि अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए। भाई जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए है। कल को अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो हेल्थ इंश्योरेंस मुझे इलाज के लिए पैसे दे देगा, लेकिन क्या ये मेरा दर्द कम कर देगा? जो फिजिकल और इमोशनल पेन मैं और मेरा परिवार उस टाइम फेस करेंगे, क्या ये इंश्योरेंस उसकी भरपाई कर सकता है? तो उससे बचने के लिए अपने आप को फिट रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। और आजकल तो ऐसे प्लान्स भी आ गए हैं कि अगर आप क्लेम फाइल नहीं करेंगे तो वो आपका एज वाला जो प्रीमियम है एटलीस्ट वो तो नहीं बढ़ाएंगे। तो जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ क्लेम लेने से बचें, और अगर कोई क्लेम आ जाता है तो कॉस्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि इलाज लेने के बाद जब आप घर जाएंगे तो उसके बाद भी आप ये पॉलिसी रिन्यू करवाने वाले हैं, और इसका डायरेक्ट असर हर उस इंसान पर पड़ने वाला है, चाहे जिसने क्लेम लिया है या नहीं लिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चूज द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हु हैव वेरी लो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी बार बार आपको टीवी पर एड दिखाई देगी, उनके ऑपरेशनल खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इवेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। जो उनका कोर बिजनेस है टू कवर पीपल्स हेल्थ, वो उस पर फोकस नहीं है। पॉलिसीज को सेल करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी हो सकती है, जिसमें टीपीए की इनएफिशिएंसी हो सकती है, या क्लेम्स की इनएफिशिएंसी हो सकती है, या बहुत ज्यादा पे आउट्स अपने एजेंट्स को पे करते हैं। वो सारा पैसा पॉलिसी होल्डर्स का पैसा है। तो पॉलिसी खरीदने से पहले ये रिसर्च जरूर करें कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल करती है। थर्ड पॉइंट जिससे हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो सकता है वो है टैक्सेस। जीएसटी काउंसिल की पिछली 3 मीटिंग्स के अंदर कोई भी फैसला हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कट पर नहीं लिया गया, जबकि ये एक बुनियादी जरूरत है। गवर्नमेंट पूरा कवरेज ना दे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये जो हेविली टैक्स सर्विसेज की कैटेगरी में इसे डाल दिया गया है, जो कि बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज होना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एटलीस्ट जो प्रपोजल्स हैं कि 5 लाख तक की पॉलिसी तक जीएसटी हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, जो सीनियर सिटीजन है जिनके प्रीमियम ऑलरेडी बहुत महंगे हैं, उनसे जीएसटी हटा लिया जाए, कम कर लिया जाए। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। आप एक ही कैटेगरी में हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी लग्जरी नीड्स को कैसे रख सकते हैं, तो जीएसटी इस पर कम होना चाहिए। शुरुआत एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड से हो सकती है। एंड सेम इज द केस विद अल्कोहल इंडस्ट्री, स्मोकिंग इंडस्ट्री। खुले से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम्स बना दिए हैं, अल्कोहल आउटलेट्स बना दिए गए हैं, और बहुत कम एज के बच्चे भी इसके अंदर जाकर ऐसी शॉपिंग करते हैं जैसे कि वो किसी ग्रोसरी स्टोर से सामान ले रहे हैं, जबकि ये बहुत नुकसान करने वाली बात है। लेकिन गवर्नमेंट को फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि उन्हें इससे रेवेन्यू आता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने का जो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है फ्रॉड या फेक क्लेम्स। एक रिसेंट सर्वे में पाया गया कि टोटल जितने भी क्लेम्स दर्ज किए जाते हैं, आउट ऑफ देम 15% क्लेम्स वर फ्रॉड क्लेम्स, और डेट अमाउंट्स टू 600 to 800 करोड़ टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। यानी टोटल 600 से 800 करोड़ रुपए तो फ्रॉड क्लेम्स के तौर पर दे दिए जाते हैं, फेक क्लेम्स के तौर पर ही ले लिए जाते हैं। ये सारा खर्चा किसके ऊपर आएगा? अब शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब क्या सही मायनों में इस खर्चे को हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बियर करेगी? कौन है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री? कौन पे करता है? अल्टीमेटली ये पैसा पॉलिसी होल्डर्स को ही पे करना होगा। तो इन फ्रॉड से बचें कैसे, हम क्या कर सकते हैं, इस वाले कंपोनेंट को तो एटलीस्ट हम कंट्रोल करें। तो यहां पर मैं अपने एजेंट भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी गलत पॉलिसी बुक ना करें। आप इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पहले अंडरराइटर आप हैं।
आपको ही पहले रिस्क को जज करना है, चेक करना है कि जो सामने वाला है वो पहले से बीमार तो नहीं है, कहीं मैं गलत पॉलिसी तो नहीं दे रहा हूं। लेकिन होता क्या है, सेल्स टारगेट्स के चक्कर में बहुत सारी गलत पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और कल को ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्रॉफिटेबिलिटी होगी, आपने जो पे आउट लिया है, जो कमीशन लिया है, वो खर्च हो जाएगा, एक महीना भी नहीं चलेगा। कल को इस पॉलिसी के अंदर जो क्लेम आएंगे तो पॉलिसी होल्डर आपको ही कहेंगे कि एटलीस्ट आपको एडवाइस करना था, आपको गलत नहीं करना था, अब हमें क्लेम दिलवाओ। तो आपके लिए ये फिलहाल छोटा सा अमाउंट जो ये प्रॉफिट के तौर पर है, और आगे बहुत बड़ा नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है, और आपके क्लाइंट्स तो आपसे नाराज होंगे ही, साथ साथ आपको फ्यूचर में काफी सारी नेगेटिविटी भी कस्टमर की साइड से, पॉलिसी होल्डर की साइड से मिलेगी। तो गलत पॉलिसीज को अंडरराइट ना करें, जहां पर ऑलरेडी रिस्क है तो उसको छुपाएं नहीं, जो सही टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बताएं, और कंपनी में भी जो एक्चुअल हेल्थ है पॉलिसी होल्डर की वो डिक्लेयर करके ही आप पॉलिसीज बुक करें। दूसरा काम जो हम यहां कर सकते हैं फ्रॉड क्लेम्स के मामले में, कि जो हॉस्पिटल्स या ऐसे डॉक्टर्स हैं जो गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जो फेक क्लेम्स करते हैं या फिर क्लेम्स को एस्केलेट करते हैं, ओवर प्राइसिंग करते हैं ट्रीटमेंट्स की, तो उन्हें भी ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करें और उसके बाद कंपनीज उन्हें ब्लैकलिस्ट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज की ही जिम्मेवारी है। अब क्योंकि जो नुकसान होगा वो उनके पॉलिसी होल्डर्स को है, तो जिम्मेवारी भी तो उनकी है, वही तो इंश्योरेंस रन कर रहे हैं अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए। और अभी आने वाले टाइम में जल्द ही NHCX भी आ जाएगा, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज भी आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। और तो सफिशिएंट डेटा आने के बाद इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं जो गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो सिस्टम अपने आप डिटेक्ट करेगा और इस तरह के ऑफेंस करने वालों को सही पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए। फ्रॉड क्लेम से रिलेटेड तीसरी एडवाइस मेरी रहेगी कि अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाए नहीं। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहली बात तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी से आपको पॉलिसी मिलेगी, आपकी पीडी मेंशन की जाएगी, तो आपको टाइमली कवरेज मिल जाएगा। और आज के दिन तो आप पीडी वेटिंग पीरियड को प्रीपोन भी कर सकते हैं। और अगर आप मान लो इसे छुपाते हैं तो कल को आपके क्लेम्स में दिक्कत आ सकती है। और इसमें गलत भी क्या है, अगर आप एक फिट इंसान से, जो हेल्थी इंसान है, उससे आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, आप बीमार हैं, तो ज्यादा पैसे आपको पे करने चाहिए क्योंकि आपका रिस्क ज्यादा है। तो अपनी पीडीज को छुपाएं नहीं, ताकि बाकी पॉलिसी होल्डर्स के साथ भी ये जस्टिस हो सके। फोर्थ एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी ऐसी फ्रॉड या गलत क्लेम्स की एक्टिविटी होते हुए देखें, आप नोटिस करें, तो प्लीज इसे रिपोर्ट करें। ये वैसा ही है, अगर आप कुछ सामान किसी का चोरी होता हुआ देख रहे हैं तो आप आवाज उठाएंगे या नहीं, ये आपका डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो भाई ऐसे ही चलने दो। इंश्योरेंस कंपनीज नए नए प्लान लेके आएंगी और हमसे प्रीमियम लेती रहेंगी। हॉस्पिटल्स इन पॉलिसीज के थ्रू नई नई बिल्डिंग्स खड़ी कर लेंगे और आप और हम इसी तरीके से अपना पेट काट काट के ये महंगे प्रीमियम भरते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस है ही नहीं। इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई हैं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप अपनी राय भी कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हुए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ी अवेयरनेस के लिए आप इस जानकारी को अपने जानकार, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपने कलीग्स को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि ये मुझे ऑनलाइन खरीदना चाहिए या ऑफलाइन। तो इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।